हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। कल हमने डिस्कस किया था इंग्लिश के पेपर के बारे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के पेपर के बारे में कि जो हमारे प्री बोर्ड होने वाले हैं या बोर्ड एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसमें जो हिंदी का पेपर आता है वो किस टाइप का आता है, उसका पैटर्न क्या होता है और हमें एग्ज़ाम में पहुंचने के बाद हिंदी के पेपर को किस प्रकार से हैंडल करना है, यानी किन किन चीज़ों पर हमें विशेष ध्यान देना है। तो सबसे पहला काम आज का हमारा यही रहेगा कि पहले हम समझेंगे कि हिंदी का पेपर कैसा आता है, उसमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो आइए सबसे पहले एक बार जो क्वेश्चन पेपर है उसका ओवरव्यू समझते हैं। तो ये रहा आपके सामने हिंदी का पेपर। ठीक है, हिंदी का जो पेपर होता है वो भी एक लैंग्वेज का पेपर है, इसलिए वो भी कंप्लीट 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, टोटल 100 नंबर, यानी इसमें पास होने के लिए आपको 33 नंबर चाहिए। 33 से कम रहेगा तो आप तो भाई साहब फेल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ऐसी बात नहीं कि हिंदी समझ में नहीं आती, हिंदी को वो इतने हल्के में ले लेते हैं, सोचते हैं कि जब एग्ज़ाम आने वाला होगा तब हम हिंदी की तैयारी करेंगे, और एग्ज़ाम पास आते आते वो बाकी सारे सिलेबस, बाकी सारे सब्जेक्ट के सिलेबस को कंप्लीट करने में हिंदी को पीछे छोड़ जाते हैं। और बाद में पता चलता है कि हिंदी तो भाई साहब हमारी कंप्लीट हुई ही नहीं, अब कैसे हैंडल करें। तो उस बात को समझिए। तो आपको कम से कम 33 नंबर तो लाने ही है यदि पास होना है तो। अब पैटर्न समझते हैं। तो जो ये पेपर है 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, सेक्शन ए सेक्शन बी, यानी खंड क और खंड ख में विभाजित होता है। जो खंड क होता है उसमें हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, और जो ख होता है उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होते हैं, अधिकांश प्रश्न संस्कृत से संबंधित होते हैं। वो भी प्योर संस्कृत नहीं, यानी हिंदी के लिए ही थोड़ी सी जो संस्कृत आपके पीछे जोड़ी जाती है वो। अब आइए समझते हैं। तो जो खंड क होता है, खंड क में पहला प्रश्न जो आता है, अब जैसे ही आप हिंदी किताब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो उसमें दिया जाता है गद्य का इतिहास और पद्य का इतिहास। आज आप इतनी सारी कहानियाँ पढ़ रहे हैं, तो क्या अचानक से ऐसी कहानियाँ लोगों ने लिखना स्टार्ट कर दिया, लेखकों ने लिखना स्टार्ट कर दिया? नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है कि पहले इस प्रकार की कहानियाँ लिखी जाती थी, तो उसके बाद इसमें थोड़ा सा ये विकास हुआ, ऐसे ऐसे करके। तो आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो आज जो हिंदी के लेखक हैं उनका जो स्तर है, जिस प्रकार की रचनाएं अब लिखी जाती है, क्या पहले भी ऐसी लिखी जाती थी? नहीं। तो जैसे आप इतिहास पढ़ते हैं राजाओं महाराजाओं का, उसी तरह गद्य और पद्य का भी इतिहास है कि आज की कहानियाँ और कविताएँ पहले की कहानियों और कविताओं से बहुत अलग हैं। ठीक है, तो उसके पीछे का इतिहास आपको पढ़ना होता है। तो उसमें आपको बताया जाएगा कि इस युग के ये लेखक रहे हैं, तो आपको गद्य का इतिहास और पद्य का इतिहास पढ़ना होता है। उसमें हर लेखक कौन से युग का था, उस युग की विशेषता क्या थी, उस युग में किस प्रकार की रचनाएं लिखी गई, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती है। तो गद्य का इतिहास जब आप पढ़ लेंगे तो उससे 5 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि बहुविकल्पीय होते हैं, और हर प्रश्न 1 नंबर का होता है। यानी गद्य के इतिहास से 5 प्रश्न और 5 नंबर के। उसी तरह पद्य का इतिहास पढ़ेंगे तो उससे भी 5 प्रश्न 5 नंबर के। और ये जो प्रश्न होते हैं MCQ टाइप होते हैं, बहुविकल्पी रहेगा। ठीक है, तो आपने पहला प्रश्न और दूसरा तो समझ लिया। यानी इसको तैयार करने में आपको टाइम लगेगा, यानी आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको लेखक की रचनाएं याद करनी पड़ेगी कि इस लेखक ने कौन सी रचना लिखी और वह किस युग का था, और जिस युग का था उस युग की विशेषताएँ क्या थी, ये सब कुछ आप पढ़ेंगे। तो इसमें यानी कहने का मतलब यह है कि पहले प्रश्न और दूसरे प्रश्न को यदि आप अच्छे से अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो ये केवल वही बच्चा कर पाएगा जिसने 10 में ये सारी चीज़ें याद की हो, या तो वो पहले से इन सारी चीज़ों को याद कर रहा होगा। अब आपको इन सारी चीज़ों को याद करना, इतने प्रेशर के साथ आप चीज़ों को भूल जाएंगे। तो आप ज़्यादातर प्रयास कीजिएगा कि दूसरे पहलुओं पर जो आपका बेहतर है उस पर प्रयास करें, इस पर ज़्यादा फोकस न करें। ठीक है, केवल उन बच्चों के लिए कहा जा रहा है जिन्होंने ये बिल्कुल नहीं पढ़ा है। बाकी जो लोग पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं, उन लोगों को इसे रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपके 10 नंबर बनने वाले हैं। अब आगे देखिए, जो तीसरा प्रश्न आएगा उसमें आएगा गद्य। ठीक है, 2 पार्ट होते हैं, गद्य का होता है, पद्य का होता है। गद्य में आप कह सकते हैं कि वो कहानी, स्टोरी टाइप से हमें चीज़ों को बताता है। लेखक के जो विचार हैं, अपने विचारों को हमारे समक्ष वो एक कहानी के माध्यम से रखता है, हमें बतलाता है। तो आपके जितने गद्य हैं, अब क्या करेगा कि किसी एक गद्य की कोई 3-4 लाइन आपके सामने रखेगा, और उसी गद्य के बेस पर, ठीक है, उसी कहानी के आधार पर आपसे प्रश्न किए जाएंगे। कितने प्रश्न? 5 प्रश्न, और हर प्रश्न 2 नंबर का होगा। ठीक है, तो आपके गद्य से आने वाले हैं 5 प्रश्न,
और 5 प्रश्न 2-2 नंबर के, यानी कहने का मतलब 10 नंबर का। तो टोटल आप पूरा का पूरा गद्य पढ़ लेंगे, जितनी कहानियाँ, हर कहानियाँ पढ़ेंगे और उसमें लेखक का नाम, कविता का नाम, कविता कह रहे हैं, उस स्टोरी का मोरल क्या है, ठीक है, उसकी नैतिकता क्या है, वो सारी चीज़ें आप याद करेंगे तो वहाँ से आएंगे आपके 10 नंबर। उसी तरह पद्य, पद्य का मतलब जो थोड़ी आपको कविता टाइप लगती है, ठीक है, यानी यहाँ पर इस तरह बताया जा रहा है, पद्य का मतलब वो चीज़ें होती हैं जो छंद से युक्त होती हैं। बाकी जो बच्चे जो ये बिल्कुल नहीं समझ सकते वो ऐसा समझ लीजिए कि जो आपको कविता की तरह दिखाई देता है उसी को हम क्या कहते हैं, पद्य कहते हैं। उसमें भी अब क्या करेगा, किसी एक चैप्टर का उठा करके आपको 3-4 लाइन देगा, एक पैराग्राफ देगा, उसमें से कहेगा कि अब उसी पैराग्राफ से रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछेगा। यहाँ से भी आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और हर प्रश्न 2-2 नंबर का होगा, यानी यहाँ से भी 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो आपने देखा 10 नंबर आपको गद्य से आने वाला है, 10 नंबर पद्य से आने वाला है, फिर 5 नंबर गद्य का इतिहास और 5 नंबर पद्य का इतिहास। तो आपने 30 नंबर का देख लिया कि 30 नंबर में तो ये होने वाला है। फिर उसके बाद जो चौथा प्रश्न होता है, चौथे प्रश्न में चौथा तो हमने देख लिया, जो 5वां प्रश्न है, 5वें प्रश्न में 2 भाग दिया होगा, क और ख। क वाले में आपको 4 लेखकों का नाम देगा, ठीक है, उन 4 लेखकों में से किसी एक लेखक की जीवनी के बारे में लिखना है, अर्थात उसका जीवन परिचय लिखना है कि उसका जीवन कैसे व्यतीत हुआ, उनका जन्म कहाँ हुआ, उन्होंने अपनी पढ़ाई कैसे की और आगे चल के उन्होंने हिंदी में कैसे योगदान दिया, बाकी सारी चीज़ें आप लिखेंगे। ध्यान देने लायक बात क्या है कि इसको आपको 80 शब्दों में लिखना है, यानी ऐसा नहीं कि 30-40 शब्द में निपटा कर चले आए, कम से कम 80 शब्द, कम से कम 70 शब्द, ज़्यादा से ज़्यादा 80 शब्द, ठीक है। और इसमें आपको 5 नंबर मिलते हैं, मगर ये जो 5 नंबर है 3+2 पर डिवाइड है। 3+2 का मतलब कि आपको 5 नंबर कब मिलेंगे, किसी व्यक्ति का पूरा जीवन परिचय आपने लिख दिया तब नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको 5 नंबर 3+2 पर दे रहा है। इसका मतलब कि 3 नंबर आपको तब देगा जब आपने उसका जीवन परिचय लिखा, और 2 नंबर सबसे पहले आपको लिखना होता है। कोई कवि हो गया, जैसे APJ अब्दुल कलाम जी हो गए, APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में आपने जीवन परिचय लिख दिया, पूरी उनकी स्टोरी कि उनका जन्म कैसे हुआ, उन्होंने अपनी पढ़ाई कैसे प्रारंभ की, वो कैसे साहित्य के क्षेत्र में पहुँचे, साहित्य के क्षेत्र में क्या क्या योगदान दिया, ये सारी चीज़ें। और लास्ट में आपको लिखना होता है रचनाएँ, ठीक है, कि उस लेखक ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं, उन रचनाओं का नाम लिखना होता है। तो जब आप उनकी रचनाओं का नाम लिखते हैं तब जाकर आपको 2 नंबर अलग से दिए जाते हैं, तब होता है आपका 3+2 यानी 5 नंबर। आप सोच रहे हैं कि केवल जीवन परिचय लिख करके आपको 5 नंबर मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। जीवनी के साथ साथ उनकी रचनाएं भी आपको लिखनी पड़ती हैं, तब टोटल 5 नंबर आपको मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 लोगों का नाम लिखा गया है, एक APJ अब्दुल कलाम और एक हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये मैं अपनी तरफ से रिकमेंड करना चाहूँगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम, अधिकांश समय इन 2 लोगों का नाम अक्सर आ ही जाता है। आपको 4 लोगों के नाम दिए जाएंगे, तो मैं कहूँगा कि इन 2 लोगों का तो जीवन परिचय आप याद ही कर लीजिए, बाकी 2 लोगों का जीवन परिचय हम आपकी इच्छा पर छोड़ते हैं, ठीक है। आपको जिसका सही लगे आप एग्ज़ाम इधर उधर से कहीं से भी, जहाँ से आपको क्वेश्चन पेपर मिले, देखिए जिस व्यक्ति का आपको सही समझ में आया उसका याद कर लीजिए। मगर ये 2 लोग APJ अब्दुल कलाम जी और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, इनका ज़रूर से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो सेम प्रोसेस वही होता है, लेखक के लिए हो गया, उसी तरह कवि के लिए आएगा। अब 4 कवियों का नाम देगा, 4 कवियों का जीवन परिचय लिखना होगा 80 शब्दों में। ये भी 3+2 पर डिवाइड है। पहले आपको उनकी जीवनी लिखनी है और लास्ट में उनकी रचनाएं, कि इनकी रचनाएं ये हैं। 3-4 रचनाओं का नाम यदि आप लिख देते हैं अच्छे से तो आपको नंबर मिल जाएगा 5 नंबर। और इसमें भी हम रेकमेंड करना चाहेंगे आपको 2 लोगों का नाम। एक तो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, क्योंकि हिंदी के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, इतना बड़ा योगदान कि इनके नाम पर एक युग का नाम ही रख दिया गया है, भारतेंदु युग। और उसके बाद महादेवी वर्मा जी, इन दोनों लोगों का याद कर लीजिएगा। बाकी 2 लोग ऑप्शनल, जिसका आप याद करना चाहें उसका। 4 लोगों का आएगा, 4 में से किसी एक का ही लिखना होगा। आप जिसके बारे में समझ सकते हैं कि जिसके बारे में आपको ज़्यादा पता हो उसका ही आप जीवन परिचय लिखें। तो यहाँ से हो गया आपका जीवन परिचय, यहाँ से मिलेंगे 5 नंबर, यहाँ से 5 नंबर, यानी प्रश्न 5 से आपको मिलेंगे टोटल 10 नंबर। फिर जो 6वां प्रश्न है, 6वें प्रश्न में आपको कहानी पूछी जाएगी। कहानी का मतलब आपको कौन सी कहानी पढ़नी है, बहादुर और एक है आपका लाठी।
ठीक है। बहादुर और लाटी पढ़ेंगे, उसी से रिलेटेड आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, उसी कहानी से। हो सकता है कि उसका जो कोई प्रसिद्ध कैरेक्टर हो उसके बारे में कोई प्रश्न पूछ दिया जाए, तो ये आता है 5 नंबर का। तो हम तो यही कहेंगे कि आप एक ही कहानी पढ़नी है तो बहादुर और लाटी दोनों कहानियों को पढ़ लीजिए, उससे आपके 5 नंबर हो जाएंगे, वो भी 80 वर्ड में ही आपको लिखना है। सेम उसी तरह आता है खंड काव्य। खंड काव्य में आपको पढ़ना है रश्मिरथी यानी कर्ण के बारे में। तो उसमें 3-4 लोग जो हैं फेमस हैं। एक तो कर्ण है, कर्ण के बारे में अच्छे से पढ़िए, ठीक है, उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ थी उसके बारे में पढ़िए। फिर जो नायक होता है, नायक तो हो गया, खलनायक का मतलब जो उसमें विलन की तरह दिखाया जाता है। विलन की तरह कौन है? विलन की तरह आप कह सकते हैं दुर्योधन है, दुर्योधन का याद कीजिए, कृष्ण का याद कीजिए और उनकी माता कुंती। ये 4 लोग बहुत फेमस कैरेक्टर हैं। इन लोगों से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और संभावित है कि इन लोगों का आए। या तो इन चारों लोगों का चरित्र चित्रण पूछ सकता है, या तो जितने भी उसमें सर्ग दिए जाते हैं किसी एक सर्ग का संक्षिप्त वर्णन पूछेगा। तो हर एक सर्ग आपको याद होना चाहिए कि इस सर्ग में कौन सी बात कही गई है और सर्ग का नाम क्या है। तो हर एक सर्ग पढ़िए, सर्ग की हेडिंग याद रखिए। और आपको रिकमेंड करना चाहेंगे कि जो इसमें 4 लोग हैं, कृष्ण हैं, कर्ण है, दुर्योधन है और कुंती, इन चारों लोगों के बारे में डिटेल से थोड़ा पढ़ लीजिएगा। यानी केवल कहानी सुन लीजिए कि इन लोगों का चरित्र यानी कैरेक्टर कैसा था, ये सारी चीज़ें। बाकी सब तो हिंदी में आप बनाकर लिख ही सकते हैं। तो इतना ये जो 7 क्वेश्चन आपको दिखाए गए हैं ये आता है खंड क से। और टोटल नंबर की बात की जाए तो हो गया 50 नंबर। 50 नंबर आता है आपको खंड क से और 50 नंबर आएगा खंड ख से। अब बढ़ते खंड ख की तरफ। तो खंड ख में क्या आता है? तो पहले आपको देगा गद्य, ठीक है, कि अब जब संस्कृत में जाएंगे तो उसमें भी कुछ कहानियाँ आपको देखने को मिलेंगी, कुछ श्लोक देखने को मिलेंगे। तो एक किसी चैप्टर की कहानी उठाएगा और आपसे कहेगा संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। संदर्भ सहित व्याख्या का मतलब क्या है कि आपको देखिए ये आता है टोटल 7 नंबर का, ठीक है, आएगा 7 नंबर का। 7 नंबर डायरेक्ट 7 नहीं है, ये भी 2+5 है। 2+5 का मतलब 2 नंबर आपको मिलेगा क्या लिखने के लिए? संदर्भ लिखने के लिए। संदर्भ क्या होता है कि आप जो जिसके बारे में लिखने जा रहे हैं वो कौन से चैप्टर से लिया गया है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ती है संदर्भ में। और व्याख्या में जो आपको वाक्य दिए गए हैं उसका अनुवाद, उसका भाव लिखना होता है। तो ऐसे मिलेगा आपको 7 नंबर। तो संस्कृत का गद्य भी आएगा, पद्य का मतलब कोई श्लोक आएगा, श्लोक दे दिया। अब आपको उसका संदर्भ भी लिखना है, व्याख्या भी करनी है। संदर्भ का मतलब कौन से चैप्टर से आया है और व्याख्या का मतलब जो आपको श्लोक दिया गया है उसका अर्थ क्या है। तो इस पर भी मिलेंगे आपको 7 नंबर। तो 7 नंबर यहाँ हो गए, 7 नंबर यहाँ हो गए। फिर आता है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में क्या है? प्रश्न नंबर 9 में आपको प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे संस्कृत में, जिनका जवाब भी आपको संस्कृत में ही देना है। 4 प्रश्न दिए जाएंगे, 4 में से किन्हीं 2 का उत्तर देना है और हर प्रश्न 2-2 नंबर का होगा, यानी टोटल 4 नंबर, ठीक। अब 10वां देखिए, जो 10वां आता है उसमें आपसे पूछा जाता है रस, छंद और अलंकार। एक कोई भी रस देगा और रस देगा तो उस रस का आपको उदाहरण भी लिखना होगा। 2 नंबर का आता है। 1 नंबर आपको परिभाषा पर मिलेगा, 1 नंबर उदाहरण का मिलेगा। फिर उसी में दूसरा प्रश्न रहेगा अलंकार से। कोई एक अलंकार जो दिया होगा अथवा करके देता है, तो जिस अलंकार की आप परिभाषा लिखेंगे उसका एक उदाहरण भी लिखना पड़ेगा, तब 2 नंबर मिलेगा। उसी तरह एक छंद से आएगा, यानी हो सकता है दोहा दे दे, सोठा दे दे, चौपाई दे दे, रोला दे दे, इनमें से कोई भी दे सकता है, कुंडलियाँ दे दे, कोई एक की परिभाषा लिखिए और उसका उदाहरण, तब आपको मिलेंगे 2 नंबर। तो 3 प्रश्न आएंगे, एक रस, छंद और अलंकार से, और वो भी उदाहरण के साथ। उदाहरण सहित लिखेंगे तो सभी पर 2-2 नंबर मिलेंगे, यानी प्रश्न नंबर 10 से टोटल 6 नंबर, ठीक है। फिर जो 11वां प्रश्न आता है वो आता है निबंध, ठीक है। निबंध लिखना है, उसमें भी आपको 4 ऑप्शन देगा। किसी एक टॉपिक पर निबंध लिखिए जो कि 9 नंबर का होता है, ठीक है, 9 नंबर का होगा। और ये 9 नंबर 2+7 पर डिवाइड है। 2+7 का मतलब कि आपको डायरेक्ट 9 नहीं मिलेगा, 2 नंबर और 7 नंबर करके तब मिलेगा। अब ये कैसे है? तो जब आप निबंध लिखेंगे तो सबसे पहले लिखना होता है रूपरेखा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको रूपरेखा लिखनी पड़ेगी। तो रूपरेखा का मिलता है आपको 2 नंबर, और उसके बाद हेडिंग दे दे करके आप जो उस टॉपिक के बारे में लिखते हैं उस पर मिलता है आपको 7 नंबर। तो केवल लिख देने से 9 नंबर टोटल नहीं मिलेगा, चाहे आप 2 पेज लिखिए या 3 पेज लिखिए,
रूपरेखा लिखेंगे, उसके बाद निबंध लिखेंगे, तब जा कर के आपको मिलेगा टोटल 9 नंबर। ठीक है। अब 12वां देखिए, जो 12वां प्रश्न है उसमें 5 प्रश्न आते हैं एमसीक्यू टाइप के, जो कि संधि और समास से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, उसमें संधि के प्रश्न पूछे जाएंगे और समास के पूछे जाएंगे, मगर एमसीक्यू बहुविकल्पी वाला रहेगा। जैसे दे दिया त्रिभुवन, कौन सा समास है, 4 विकल्प, कोई एक विकल्प सही चुनिए। ठीक है। फिर 13वां प्रश्न में आता है पत्र लिखना। ठीक है, हो सकता है मित्र को पत्र लिखना हो, प्रधानाध्यापक को पत्र लिखना हो, कलेक्टर साहब को पत्र लिखना हो, किसी एक व्यक्ति को पत्र लिखना होगा, वो आता है 8 नंबर का। फिर लास्ट में 14वां प्रश्न आता है। ठीक है, 14वां प्रश्न आता है जिसमें आपको प्रत्यय, शब्द रूप, धातु रूप और विभक्ति, इन सभी से एक एक प्रश्न पूछे जाते हैं और 4 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि एक एक नंबर का होगा। तो इतना सारा शब्द रूप, धातु रूप, विभक्ति, प्रत्यय याद करेंगे आप लोग तो 4 नंबर मिलने वाला है। तो साधारण सी बात है, जो लोग नहीं पढ़े हैं वो लोग इन सारी चीज़ों को इग्नोर कीजिए। अब बात करते हैं कि आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए। अगर आपने बहुत कुछ नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले कैसे जो एग्ज़ाम में पेपर आया है उसमें कौन से क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करें। तो हम तो आपको सुझाव देंगे कि ये यदि आपको गद्य या पद्य के इतिहास में इधर बहुविकल्पी वाला आ रहा है तो उसको पहले कर लीजिए। ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो इधर देखिए, गद्य और पद्य इनमें भी आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा है तो देखिए सबसे पहले आप लिखिए जीवन परिचय। ठीक है, हमको पता है कि अधिकांश लोग जीवन परिचय बहुत मन लगा कर याद करेंगे, तो जीवन परिचय आप लिखिए, सबसे पहले जीवन परिचय लिखिए। तो जीवन परिचय आप लिखते हैं यहाँ से और यहाँ से, उम्मीद करते हैं कि जीवन परिचय तो आप लोग लिख ही लेंगे। तो देखिए, तो यहाँ से और यहाँ से लिखते हैं तो आपको 10 नंबर मिलता है। फिर कहानी भी आप अच्छे से याद कर सकते हैं, 5 नंबर। यहाँ से खंड काव्य, यानी ये वाला जो सेक्शन है 5वां, 6वां, 7वां, ये ऐसा सेक्शन है कि जो यदि आप याद करना चाहें तो आसानी से याद हो जाएगा और कहानी की तरफ भूलेगा भी नहीं। ठीक है, तो इधर से आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगला रिकमेंडेशन है आपको निबंध लिखने के लिए। जब आप लिख लें, क्या लिख लें आप, किसी लेखक का जीवन परिचय हो जाए, कवि का जीवन परिचय हो जाए, कहानी और खंड काव्य हो जाए, तो अगला कदम रखें निबंध की ओर। नहीं तो यदि आपको कहानी और ये खंड काव्य नहीं याद है तो लेखक का जीवन परिचय लिखने के बाद आप लिखिए निबंध। ठीक है, निबंध जितना हो सकता है, जितने आपके मन में विचार आ रहे हो उस टॉपिक से रिलेटेड सब कुछ लिखिए, मगर याद रखिए स्ट्रक्चर कि पहले रूपरेखा, उसके बाद उसके बारे में हेडिंग दे करके 3-4 हेडिंग लिखिए कम से कम, उसके बाद आप उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो निबंध हो गया। निबंध के बाद अगला सुझाव देंगे कि आप कीजिए पत्र लेखन। ठीक है, पत्र लेखन कीजिए, क्योंकि पत्र लेखन आपको थोड़ा बहुत, आपको तो पता ही होगा, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय जी, बाकी वगैरह वगैरह करके आप सारी चीज़ें लिख सकते हैं। तो पत्र यदि आप एक बार देख लेंगे अपनी कॉपी में कि कैसे लिखा जाता है, 2-3 देख लेंगे तो बहुत है, आपको याद हो जाएगा। तो साधारण सी सलाह क्या है कि आप जीवन परिचय याद कीजिए अच्छे से, कहानी खंड काव्य याद कीजिए, निबंध लिखना सीखिए और फिर उसके बाद पत्र लेखन, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चन हैं बड़े बड़े नंबर के हैं, आपको ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं थोड़े से में। मगर एक चीज़ याद रखिए कि यहाँ पर जो निबंध होता है आपको 250 शब्दों में लिखना होता है, यानी कम से कम 200 शब्द होने चाहिए। ऐसा नहीं कि रूपरेखा लिख दिया और एक ही पेज में निपटा दिए तो 9 नंबर मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर वो आपको 9 नंबर दे रहे हैं तो आपको उतने शब्द भी देने पड़ेंगे, कम से कम 200 शब्द तो लिखना ही पड़ेगा। तो खाली टाइम है, लिखते रहिए। तो 9 नंबर यदि यहाँ से देखा जाए, 9, 8, 17 और 17, 10, 17, 10 कितना हो गया, 27 और 27, 10, 37। केवल 1, 2, 3, 4, 5 टॉपिक से ही आप पासिंग मार्क्स से ऊपर तो आ ही जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये बताया जा रहा है केवल पास होने के लिए, वो तरीका बताया जा रहा है कि जो लोग एकदम ही ख़त्म है, जिन लोगों ने अपनी तैयारी को एकदम बर्बाद कर लिया है, वो लोग ये अप्रोच अपनाएं। बाकी जो लोग पढ़ने में ठीक है, जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं, वो लोग पूरा फोकस कीजिए और अच्छे से जो चीज़ याद है उसको बेहतर तरीके से याद रखते जाइए और बाकी नई नई चीज़ों को धीरे धीरे सीखते जाइए। मगर मेजर जो चीज़ें हैं आपको इन बड़े बड़े पैटर्नों पर ध्यान रखना चाहिए कि वैसी चीज़ें जो अभी भी हम याद कर सकते हैं। जैसे गद्य और पद्य का इतिहास याद करने चले तो नहीं हो पाएगा। आपकी चैप्टर में बहुत सारी कहानियाँ दी गई हैं, बहुत सारे पद्य भी दिए गए हैं, वो भी याद करने की कोशिश करेंगे। अब एग्ज़ाम टाइम पास आ रहा है
तो आप भूल जाएंगे, सब मिक्सअप हो जाएगा, ठीक है। मगर ये सारी जो चीज़ें हैं ये आप नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये सिंगल है। कहानी बस एक ही पढ़नी है, रश्मि रथी केवल एक ही पढ़ना है, निबंध लिखना सीख गए, पत्र लिखना सीख गए, बाकी सब ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज हमने जो डिस्कशन किया आपको कंक्लूज़न समझ में आया होगा। अब आप खुद से अपने कंपेयर कर सकते हैं कि आप किस स्टेज पर हैं, कौन सी अवस्था पर हैं और आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए और हमने आपको क्या बताया। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि वो भी इस इन्फॉर्मेशन के आधार पर कम से कम पासिंग मार्क्स तो ला सकें, ठीक है। और जो लोग पढ़ने में पहले से ही दिलचस्पी लगाए रखे हैं, मन को लगाए रखा है, वो सभी लोग पढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।